तो घर में इलेक्ट्रिकल वर्क करवाते वक्त अगर इन 14 चीजों का ध्यान नहीं रखा गया तो लाखों रुपए बर्बाद हो सकते हैं और घर का लुक भी खराब हो सकता है। ये 14 बातें ऐसी हैं जो हर आदमी को पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल वर्क करवाने से पहले। तो चलो जानते हैं कि वो 14 बातें क्या है। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारा यूजफुल कंटेंट है इस पे ऑलरेडी और आगे भी आने वाला है, जिससे कि आप एज अ फ्रेशर या फिर साइट इंजीनियर या फिर एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल भी सीख सकते हो। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलो बिना देर किए हुए अब जानते हैं उन 14 बातों को। पहला टिप, देखो, आपका जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है, काम स्टार्ट करने से पहले आप उसको बोलो कि एक हार्ड कॉपी प्रोवाइड करें। हार्ड कॉपी किस चीज़ का? तो पूरा इलेक्ट्रिकल लेआउट का, कि आपके घर में कहाँ कहाँ पे क्या वायरिंग बिछ रहा है, उसका पूरे लेआउट का वो आपको हार्ड कॉपी दे। ठीक है, इसका क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट ये होगा इसका कि आपको पूरा एक, मतलब सारा ड्राइंग आपको समझ में आ जाएगा कि ओके, आपके घर के कौन से रूम में किधर क्या सॉकेट पड़ रहा है, क्या स्विच पड़ रहा है, वो सारी सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। फ्लोर लेवल से कितने हाइट पे स्विच सॉकेट बोर्ड दिया जा रहा है, कहाँ पे एमसीबी का बोर्ड दिया गया है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। कहाँ से वायर हो, कौन सा वायरिंग किधर से होके पास करेगा, वो सारा डिटेल आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा। और अगर मान लो आपको कोई एडजस्टमेंट करवाना हुआ या फिर कोई रिप्लेसमेंट करवाना हुआ, तो वो आप उसी टाइम पे आप कॉन्ट्रैक्टर को बोलोगे और वो कर भी देगा एडजस्टमेंट। ठीक है, लेकिन सपोज कर लो आप कि सारा का सारा एक्चुअल एग्जीक्यूशन पार्ट हो गया और उसके बाद अगर आप डिमांड करते हो हार्ड कॉपी की, तो हार्ड कॉपी तो वो दे देगा, पूरा लेआउट का हार्ड कॉपी तो दे देगा वो आपको, लेकिन उस टाइम पे कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकेगा। और आप एडजस्टमेंट अगर उस टाइम पे करवाओगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाएगा उसका, कि कॉन्सील्ड वायरिंग है, कॉन्सील्ड वायरिंग को फिर से पूरे दीवार तोड़ा जाए और फिर उसके बाद जो भी आपको एडजस्टमेंट करवाना है वो एडजस्टमेंट करवाया जाए, तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पैसे के खर्च बहुत ज्यादा आ जाएंगे, तो इसलिए स्टार्टिंग में ही हार्ड कॉपी लो। ओके। दूसरा टिप, अगर आपके घर में कहीं पे भी सीलन का प्रॉब्लम है, किसी भी दीवार में अगर सीलन हो रही है, तो कॉन्सील्ड वायरिंग करवाने से पहले या फिर वायरिंग करवाने से पहले, यानी ओपन वायरिंग करवाने से पहले सीलन को आप अच्छे से वाटरप्रूफ करवा दें, उसके बाद ही कॉन्सील्ड वायरिंग या फिर ओपन वायरिंग करवाएं। तीसरा टिप, घर पे कॉन्सील्ड वायरिंग स्टार्ट करवाने से पहले ब्रिक मेसनरी का काम कम से कम 7 दिनों पहले कंप्लीट कर लेना। अगर 7 दिनों से पहले ही आपने कॉन्सील्ड वायरिंग स्टार्ट करवा दी है ब्रिक मेसनरी में, तो नुकसान ये हो सकता है कि उसमें क्रैक डेवलप हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल क्रैक। ठीक है, और उसका थिकनेस कितना हो सकता है? 1 से 2 mm। ठीक है, हार्डली टू हार्डली 3 mm। अगर 3 mm का गैप आ गया यानी क्रैक आ गया, तो वो नुकसानदेह है विद टाइम। अगर 1 से 2 mm का है तो वो उतना कुछ हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर 3 mm का आ गया है तो वो हार्मफुल है। सो इसलिए ब्रिक मेसनरी किए हुए कम से कम 7 दिन हो जाने देना, उसके बाद ही कॉन्सील्ड वायरिंग का काम स्टार्ट करवाना। चौथी टिप, घर में आप जो भी रॉ मटेरियल्स यूज करोगे, जैसे कि वायर्स, केबल, सॉकेट, स्विचेस या फिर एमसीबीज, तो ये सारे ही रॉ मटेरियल्स आप अपने स्टैंडर्ड क्वालिटी का लगाना। स्टैंडर्ड क्वालिटी से कहने का मतलब है कि अच्छे ब्रांड का लगाना प्रोडक्ट। ओके, मेरे हिसाब से जो अच्छा कंपनी जो मुझे लगता है, जो मेरे एक्सपीरियंस में है, वो हैवेल्स है, फिनोलेक्स, केईआई इंडस्ट्रीज और स्टरलाइट केबल्स। देखो, मैं इनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बस ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि ये सब कंपनीज मुझे अच्छी लगती है फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स। ओके, ये इनका प्रोडक्ट अच्छा आता है, इनका रिव्यूज अच्छा रहता है। ओके। पांचवा टिप, देखो, जितना भी काम मैं इस वीडियो में आपको बता चुका हूं अभी तक और जो आगे बताने वाला हूं, उन सारी चीजों को प्रोफेशनल लेबर्स से करवाना। ऐसा नहीं कि पर डे का जो लेबर आता है उन लोगों से करवा रहे, नहीं, किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर से करवाना या तो फिर फुल टाइम मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर से करवाना। उन लोगों का जो आदमी होता है, वैसे कॉन्ट्रैक्टर्स का जो आदमी होता है वो लोग ट्रेंड होता है। ठीक है, सो वैसे लोगों से करवाना, किसी लोकल आदमी से मत करवा लेना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल हजार्ड का काम होता है। इसमें काम करते वक्त अगर किसी को इलेक्ट्रिकल करंट लग गया तो जान तक जाने का चांस होता है, इसलिए एक्सपर्ट से करवाना। सिक्स्थ टिप, इलेक्ट्रिकल वर्क स्टार्ट करवाने से पहले स्विच बोर्ड की हाइट डिसाइड कर लेना। हाइट कहाँ से डिसाइड करोगे? तो जो आपका फ्लोर लेवल होगा, रूम का जो फ्लोर लेवल होगा, वहां से डिसाइड कर लेना कि आपका स्विच बोर्ड कितने हाइट पे रहेगा। देखो, जनरल इसका हाइट लेते हैं हम लोग 5 फीट, यानी आपके शोल्डर के हाइट पे। ठीक है, 5 फीट पे अपना स्विच बोर्ड लगवाते हैं, लेकिन आप अपने घर में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी लगवा सकते हो। ओके। सातवां टिप, जब भी आप अपना इलेक्ट्रिकल वर्क स्टार्ट करवाने वाले होगे, उससे पहले कॉन्डुइट, आपका जो पाइप जो रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, कहाँ पे स्विच बोर्ड लगेगा, उन सारी चीजों की
मार्किंग पहले ही करवा देना ब्रिक मेसनरी पे, उसके बाद ही इलेक्ट्रिकल वर्क स्टार्ट करना, ठीक है। और देखो जब वर्टिकल कंडुइट लगाओगे, मान लो आपने एक रूम में एक ही वॉल पे आपने दो कंडुइट लगाना है, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो उसके बीच में कम से कम 2 मीटर का गैप होना चाहिए, ठीक है, 2 मीटर का स्पेस होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 2 मीटर से करीब ले आओगे पाइप को, तो क्या होगा कि ब्रिक मेसनरी कमजोर हो जाता है इससे। विथ टाइम आपको इंस्टेंटली तो उसका इफेक्ट नहीं पता चलेगा, बट बाद में उसमें क्रैक्स इजीली डेवलप कर जाएगा। सो इसलिए आप कभी भी 2 मीटर से ज्यादा करीब मत लगवाना दो पाइप को। ओके। आठवां टिप, इलेक्ट्रिकल चेज की बात आती है। जो लोगों को नहीं पता है कि इलेक्ट्रिकल चेज क्या होता है, मैं बता देता हूँ उनको। इलेक्ट्रिकल चेज उसको कहते हैं, आपने देखा होगा कि ब्रिक मेसनरी का काम हो रखा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ प्लास्टर नहीं हुआ है, ठीक है। अभी एक मेसन वो गड्ढा काटेगा, ब्रिक में ना, वो थोड़ा गड्ढा करेगा, किस लिए? कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग का जो पाइप है उसको लेके जाने के लिए वो गड्ढा करता है। और स्विच सॉकेट या फिर बोर्ड जो भी लगना है उसके लिए भी गड्ढा किया जाता है। तो वो जो गड्ढा किया जाता है पाइप के लिए और स्विच बोर्ड के लिए, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल चेज। और इलेक्ट्रिकल चेज की चौड़ाई 50 to 100 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसकी डेप्थ 50 to 75 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा थिक पाइप यूज़ नहीं किया जाता है ब्रिक मेसनरी में। और वो सफिशिएंट भी होता है ना, कवर कर देने के लिए कॉन्सील्ड वायरिंग को। अब देखो जब आप ये गड्ढा कर दोगे, वायरिंग हो जाएगी, स्विच बोर्ड बैठा दिया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट का वर्क इलेक्ट्रिकल का। तो उसके बाद जब प्लास्टर होता है उस पे, तो प्लास्टर वो ऐसा छिपा देता है, प्लास्टर उसको पता नहीं चलता कि वहां पे कोई वायरिंग था। सो वो उतना चौड़ाई और उतना डेप्थ दोनों ही सफिशिएंट है। ओके। नाइन्थ टिप, देखो जब आप ब्रिक मेसनरी करवा रहे होते हो, उस टाइम पे जब कॉन्सील्ड वायरिंग हो रही होती है, तो कॉन्सील्ड वायरिंग के टाइम पे जो आप स्विच सॉकेट का जो बोर्ड होता है, उस बोर्ड को लगवाने के लिए जो आप ब्रिक में जो कटिंग करवाते हो, तो वो कटिंग इस तरीके से कैलकुलेट करके करवाना कि जब प्लास्टर करोगे आप उस वॉल पे, तो प्लास्टर से वो स्विच बोर्ड वो आपका 3 mm अंदर आना चाहिए ब्रिक मेसनरी के, ठीक है। इसका क्या बेनिफिट होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप एक्सटर्नल बोर्ड लगाओगे जिसमें आपका सॉकेट और स्विच अटैच रहता है, ठीक है, जब आप उस बोर्ड को फिट करोगे अपने वॉल पे, तो वो बोर्ड क्या एग्जैक्टली फिट हो जाता है आपकी दीवार पे, ठीक है। अगर आप मान लो कि आपने प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिकल चेजिंग करते वक्त जो ब्रिक में जो कटिंग की जा रही थी, यानी ब्रिक में जो कटिंग हो रही थी, आपने उस टाइम पे स्विच इलेक्ट्रिकल बोर्ड के लिए आपने अगर सही से कैलकुलेट करके कटिंग नहीं करवाया है, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि आपको जब आप प्लास्टर करवाओ तो प्लास्टर से वो आपको 3 mm का गैप ही ना मिले। और जब अगर 3 mm का गैप नहीं मिलेगा, तो क्या होगा कि जब आप अपना मेन बोर्ड लगाओगे जिसमें कि सॉकेट और स्विच लगा रहता है, जब लगाओगे तो वो बाहर की तरफ दीवार से निकला हुआ दिखेगा आपको, और वो लुक खराब करता है रूम का, ठीक है। सो इसलिए ध्यान रखना कि जब आप कटिंग करवा रहे हो ब्रिक में, तो 3 mm का गैप मिलना चाहिए प्लास्टर करने के बाद, ठीक है। 10th टिप, वायरिंग करवाने से पहले आप डिसाइड कर लेना कि आपको घर के कौन से हिस्से में कौन सा अप्लायंस यूज करना है, ठीक है। उसके हिसाब से ही आप वायरिंग करवाना। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आपका रूम है, रूम में स्टैंडर्ड वे होता है कि एक 5 एम्पियर का सॉकेट और एक 15 एम्पियर का सॉकेट, ठीक है। 5 एम्पियर के सॉकेट पे तो आपको मोबाइल, लैपटॉप, ये सब चीजें चार्ज हो जाएगी, ठीक है, या फिर आपको कुछ और भी अगर यूज होगा तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। 5 एम्पियर पे लो वॉट आयन भी यूज हो जाता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली प्रेफर किया जाता है सेफ्टी पर्पज से 15 एम्पियर पे ही यूज करने के लिए, ठीक है। सो 15 एम्पियर आप वहां पे आयन के लिए आप यूज कर सकते हो, या फिर ठंडी के मौसम में आप रूम हीटर यूज कर सकते हो 15 एम्पियर पे, ठीक है। तो 15 एम्पियर का एक तो डलवाना ही है स्विच सॉकेट एनी हाउ, अकॉर्डिंग टू द यूज। और फिर उसके बाद 5 एम्पियर का एक सॉकेट डलवा लो, या तो फिर दो सॉकेट डलवा लो। एक सॉकेट तो मिनिमम रहता ही है, ठीक है, और ये रिकमेंडेशन होता है। और दो सॉकेट वो आपके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से है। और एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वॉशरूम का या फिर टॉयलेट का। वॉशरूम का एग्जांपल लेते हैं कि आदमी क्या वहां पे नहाता है, ठीक है। सो गीजर इंस्टॉल करना होता है वहां पे। ऑब्वियस सी बात है, गीजर इंस्टॉल होगा तो 15 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर ऐसे में इंस्टॉल होगा, ठीक है, जिसका पावर बहुत हाई होता है, 2000 वॉट पे ऑपरेट होता है ये सब अप्लायंस, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, 2000 वॉट 5 एम्पियर पे नहीं वर्क कर सकता है, उसको 15 एम्पियर की वायरिंग चाहिए और सॉकेट भी चाहिए। तो उसी के हिसाब से आपको वायरिंग डलवाना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आपको सॉकेट लगवाना पड़ेगा, ठीक है। 11th टिप, घर पे अपने जरूर से एमसीबी बोर्ड यूज करो, ठीक है। एमसीबी क्या होता है? मिनिएचर सर्किट
ब्रेकर बोर्ड। इसका क्या फायदा होता है कि ये देखो, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है ये, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट को। किस केस में? ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के केस में ये प्रोटेक्ट करता है अपने घर के डिवाइसेस को, ठीक है। एमसीबी क्या करता है ना कि डिटेक्ट करता है कि कहाँ पे फॉल्ट कंडीशन है, कहाँ पे ओवरलोड अपने आप करंट आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही जिस भी एमसीबी पे उसको डिटेक्ट होता है कि इस लाइन पे आ रहा है ओवरलोड, तो वो तुरंत ही क्या, एमसीबी को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देता है, ठीक है। जिससे कि आपका घर का अप्लायंस बच जाता है शॉर्ट सर्किट से या फिर ओवरलोड करंट के फेलियर से, ठीक है। सो इसका ये फायदा होता है। 12th टिप, घर पे अपने अर्थिंग का एक वायर डलवाओ। कहाँ से डलेगा? वो डलेगा आपका घर का मेन सप्लाई बोर्ड जो है, वहां से एक अर्थ में एक वायर कनेक्ट कर दो, हो गया आपका अर्थिंग, ठीक है। क्या होता है ना कि जब भी एक्सेसिव वोल्टेज या फिर हाई वोल्टेज आता है, तो क्या होगा कि आपका जो मेन पावर सप्लाई बोर्ड जो है वो ट्रांसफर कर देगा उस एक्सेसिव वोल्टेज को उसी वायर में जो कि अर्थ में कनेक्ट हुआ है, ठीक है, उसमें ट्रांसफर कर देगा, और वो एक्सेसिव करंट, वो एक्सेसिव वोल्टेज चला जाएगा वो तुरंत अर्थ में, ठीक है, जिससे कि आपका कोई भी अप्लायंस डैमेज नहीं होगा, ठीक है। 13वां टिप, ये देखो, बहुत कॉमन चीज है लेकिन लोग अक्सर और बेशतर इसको भूल जाया करते हैं घर का कंस्ट्रक्शन करवाते हुए, ठीक है। क्या है ये? 2 से 3 स्विचेस अपने घर के बाहर दिलवा दूं। क्यों? क्योंकि जब भी दिवाली का टाइम आता है, अक्टूबर का महीना रहता है, लोग को क्या फिर एक्सटेंशन खरीदना पड़ता है, वो फिर वो कहाँ कहाँ से लेके घर के अंदर लेके जाके फिर उसको प्लग इन करते हैं। सो ये सब झंझट से बचो और 2 से 3 स्विच सॉकेट अपने घर के बाहर डलवा दो, घर के बाहर लगवा दो। इससे क्या होगा कि जब भी दिवाली का टाइम रहेगा, आप आराम से बाहर स्विच कर सकते हो और फिर उसके बाद आपका घर जगमगा उठ सकता है, ओके। और नॉर्मल भी यूज कर सकते हो कि जैसे आप मान लो आप बाहर बैठे हो, जैसे अपने पॉर्च एरिया में, ठीक है, बाहर बैठे हो तो मोबाइल चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज में लगा के आप वहां पे बैठ सकते हो, ठीक है। एक इजी वे है। 14th स्टेप, घर पे जो भी वायरिंग यूज करना है वो सॉलिड वायर होना चाहिए, स्ट्रैंडेड वायर नहीं होना चाहिए। स्ट्रैंडेड वायर आपका कोरोजन और वाइब्रेशन को विथस्टैंड नहीं कर पाता है, ठीक है, जो कि सॉलिड वायर विथस्टैंड कर जाता है। कोरोजन बहुत ही कॉमन फिनोमेना है कि वायर के अंदर रहते रहते कोरोड कर जाता है, ठीक है, उसमें जंग कहीं ना कहीं से तो उसमें मॉइस्चर घुस ही जाता है, ठीक है, आज न कल घुस जाता है। तो सॉलिड वायर क्या उस चीज को विथस्टैंड कर पाता है। और वाइब्रेशन घर में होता ही रहता है, थोड़ा या ज्यादा वाइब्रेशन रहता ही है हमेशा, ठीक है। सो इन सब चीजों की वजह से वायर टूट जाता है, ठीक है। सो इसीलिए सॉलिड वायर यूज करना कोरोजन और वाइब्रेशन को वो बहुत हद तक झेल जाता है, ठीक है। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया है मैंने इस वीडियो में। अब अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दो, और देखो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस मेरे चैनल पे डला हुआ है, और आगे भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आने वाला हूँ अपने चैनल पे, ठीक है। इसी तरीके का बहुत सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन आता रहेगा, ठीक है। सो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और चलो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।